आज हम लोग बजट चैप्टर का 3rd वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट बजट का रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और कुछ और छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको डिस्कस करके आज बजट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में बजट चैप्टर को समराइज़ किया गया है। पहला क्लास और दूसरा क्लास 12-12 मिनट का है। आज का क्लास आधे घंटे का हो सकता है। इन 3 क्लास को करने के बाद बजट का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो हमारा बाकी रह जाएगा और सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। शॉर्टकट में इसी तरह से रिवीजन हो सकता है, इससे ज़्यादा डिटेल एग्जामिनेशन गैप में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कल हमने जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था वो था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसको मैं आज रिपीट नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सारे बच्चों को पता होगा इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी मीन्स विच इज नॉट इक्वल, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मीन्स कि कंट्री के अंदर ऐसा सिचुएशन जब कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं, ठीक है। Inequality of income is a situation in which some people are very rich and some people are very poor. Government use its budget policy to reduce the inequality of income. देखो, ऑब्जेक्टिव लिखते समय हमेशा जो भी ऑब्जेक्टिव लिखो पहले उसका मीनिंग बताओ। उसके बाद का तो एक लाइन है ही कि गवर्नमेंट यूज इट्स बजट पॉलिसी टू रिड्यूस दिस, टू रीअलोकेट रिसोर्सेज, ऐसे करके लिख सकते हैं। पहले डिफाइन किए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज अ सिचुएशन इन विच सम पीपल आर वेरी रिच एंड सम पीपल आर पुअर। गवर्नमेंट यूज इट्स बजट पॉलिसी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सब बच्चों को इतना जनरल नॉलेज होगा कि अगर गवर्नमेंट को इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना है तो वो अपने बजट में क्या करेगी, जो कंट्री में रिच लोग हैं उन पे थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाएगी और जो पुअर लोग हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होगा उसको गवर्नमेंट पुअर पीपल के वेलफेयर पे खर्च करेगी। अब इतना काम करने से क्या होगा, रिच लोगों के पास से पैसा कम होगा, पुअर लोग का और वेलफेयर होगा, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में थोड़ा कमी आएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह से लिखना है, गवर्नमेंट यूज इट्स बजट पॉलिसी to reduce inequality of income. For this purpose, government charge high tax from rich people and provide subsidy to poor people. Money collected through tax is spent on welfare of poor people. This help in reducing income of rich and raise the standard of living of poor people. इतना बात हम लोग लिख देंगे। 3 या 4 मार्क्स में ये ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने को आएगा, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को डिफाइन करना है, फिर बोलना है कि बजट के थ्रू इसको दूर किया जाएगा। कैसे दूर किया जाएगा, सिंपल सा बात है, रिच लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, पुअर लोग को सब्सिडी देंगे, टैक्स से जो पैसा आएगा वो पुअर के वेलफेयर पे खर्च होगा। ऐसा करने से रिच लोगों का इनकम में कमी आएगा, पुअर लोगों का वेलफेयर होगा, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अपने आप कम हो जाएगा। सबको क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत सारे बच्चे कभी फील किए होंगे कि कुछ कुछ इकोनॉमी ऐसा होता है जहां इसेंशियल कमोडिटी का प्राइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि इट इज ए सिचुएशन इन विच फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस लेवल इज कंट्रोल्ड, ठीक है ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी इसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करने देंगे। व्हेन इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अराइज, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंट्री में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आएगा तो ये आपके कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के सिचुएशन में जो इन्वेस्टर होते हैं वो आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस to invest money in the market.
अगर आपका इकोनॉमी में बहुत फ्लक्चुएशन है तो आपके यहाँ इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होगा। टू कंट्रोल सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे, इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट क्या करती है, तो इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स, डिक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, पीई मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग। जस्ट इसका अपोजिट, डिफ्लेशन अगर होता रहेगा तो टैक्स को डिक्रीज कर दिया जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जाएगा और पब्लिक बोरोइंग के जगह पब्लिक लेंडिंग को फॉलो किया जाएगा। कल और आज मिला के 3 ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कभी कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑल द अबव। तो वैसे सिचुएशन में ऑल द अबव में टिक कर देंगे। लास्ट जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। सारे बच्चे 12th में पहुंच गए हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस का मीनिंग थोड़ा बहुत क्लियर होगा। दोज इंटरप्राइजेस इन विच मोर देन 50% आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरप्राइजेस। ऐसे सारे बिजनेस जहां 50% से या उससे अधिक का कंट्रोल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है या दोनों को मिला करके है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस। ड्यू टू पुअर प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस आर नॉट गुड। आपने शुरू से ही पढ़ा है कि भारत ने अपने इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे ज़्यादा जोर पब्लिक इंटरप्राइजेस पे दिया था, लेकिन खराब प्लानिंग के चलते बहुत सारे पब्लिक इंटरप्राइजेस का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हुआ था। सम ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस परफॉर्मिंग सो बैड दैट देयर कंडीशन इज मिजरेबल। कुछ तो इतना खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि उनका स्थिति बहुत दयनीय है। अब गवर्नमेंट क्या करती है इन पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए, तो गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अलग से फंड एलोकेट करती है ताकि इनको डेवलप किया जा सके। फंड एलोकेट करने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फिनेंशियल हेल्प टू पब्लिक इंटरप्राइजेस। मान लीजिए कोई पब्लिक इंटरप्राइजेस ऐसा है कि जिस पर टेक्नोलॉजी भी ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो उसको गवर्नमेंट बोलती है चलो हम अपने बजट के थ्रू आपको कुछ पैसे का ही इंतजाम कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को ऑब्जेक्टिव को समझना है, लाइन बाय लाइन रखना नहीं है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट बजट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव, एग्जाम में आना ही आना है। उसमें भी सारे ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। 4 ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट पूरा हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट बजट में 3-4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उसको भी हम अभी स्टार्ट करवा रहे हैं। सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं गवर्नमेंट बजट में। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जिसमें जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया है वही व्यक्ति टैक्स पे करता है। ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इम्पोज तो किसी और पे किया गया है, ठीक है, लेकिन पे कोई और करता है, एक्चुअल में पे कोई और करता है। गवर्नमेंट को जैसे जीएसटी, गवर्नमेंट को सेलर दे रहा है लेकिन उसका बर्डन कहाँ फील होता है, बायर के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में जो पे कर रहा है बर्डन भी उसी के ऊपर है। तो एक पॉइंट और बन सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, बट इन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल लिख देंगे डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, सब हो गया। अब तो सभी टैक्स को मिला करके जीएसटी हो गया है, लेकिन कुछ कुछ कॉमोडिटी अभी भी ऐसे पाए जाते हैं जहां वैट वगैरह एप्लीकेबल है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज प्रोपोर्शनल इन नेचर। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत इजी डिफरेंस है।
ठीक है, सभी बच्चों को आना चाहिए, एग्जाम्पल आना चाहिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 एग्जाम्पल दे करके आपको क्लासीफाई करने को दे देगा, विच इज़ डायरेक्ट टैक्स, विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्स टैक्स तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे सोर्स भी हैं जिनको हम टैक्स के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उनको बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत सारे हैं, हम 4 एग्जाम्पल आप लोग को लिख दिए हैं। एसचीट, स्पेशल असेसमेंट, फी, फाइन। फी सारे बच्चे एक्सप्लेन खुद से कर लेंगे कि व्हेन वी टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वी हैव टू पे फी, व्हेन वी ब्रेक एनी रूल और लॉ वी हैव टू पे फाइन। ठीक है, एसचीट और स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? जब कभी कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का कोई विल नहीं लिखता है, ठीक है, और उसका कोई प्रॉपर वारिस भी नहीं बचता है, तो वैसे प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एसचीट। स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट के किए गए एक्टिविटी के चलते अगर आपके अपने पर्सनल प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है तो वैसे सिचुएशन में गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स लेती है, टैक्स या कुछ चार्जेस लेती है, टैक्स तो नहीं बोल सकते उसको, चार्जेस लेती है, जिसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। तो 4 बातें याद रखना है, एसचीट, स्पेशल असेसमेंट, फी एंड फाइन। ठीक है, फी एंड फाइन। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकता है या इसमें क्लासिफिकेशन करने भी आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है। दोज एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच neither create assets nor reduce liability। आप सब लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। मान लीजिए हम कोई पैसा खर्च करते हैं या गवर्नमेंट कोई पैसा खर्च करती है और उससे न तो गवर्नमेंट का कोई एसेट डेवलप हो रहा है और न ही गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट को हटा देते हैं, हम अपने पर्सनल लेवल पे पहले सोचते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है। सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपने क्या किया, उस 1000 रुपीज़ का अपने फ्रेंड को कोई पार्टी दे दिया, पैसा तो खर्च हो गया। क्या पार्टी देने से आपके लिए कोई एसेट क्रिएट हुआ? नहीं। क्या पार्टी देने से आपका कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो गया? नहीं। तो इसलिए उस खर्चे को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसी तरह ये सारा हमको गवर्नमेंट के ऊपर सोचना है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जैसे ओल्ड एज पेंशन दे रही है, क्या ओल्ड एज पेंशन देने से गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? उसका कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है? तो ओल्ड एज पेंशन क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है, कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं। कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है? नहीं। तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा चेंज करना है डेफिनेशन में, देखिएगा, दोज एक्सपेंडिचर विच, ये एन को हटा देना है, विच आइदर क्रिएट एसेट्स, यहां भी एन को हटा देना है, और रिड्यूस लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल सोचिए, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था उसको पे कर दिया, पैसा तो खर्च हुआ। क्या ये खर्च करने से
एसेट कोई इंक्रीज किया नहीं, बट लाइबिलिटी डिक्रीज किया। बस ध्यान से सोचना है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसके चलते क्या हो रहा है। अगर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर नहीं पड़ रहा है तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग इसके काफ़ी एग्जांपल्स का भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए ध्यान से, दोज रिसिप्ट which neither reduce asset nor increase liability। जैसे हम लोग टीचर हैं, अगर हमें पैसे का ज़रूरत है और हमको बच्चों से ट्यूशन फी मिल रहा है, तो क्या उसके चलते मेरा कोई एसेट रिड्यूस हुआ? नहीं। कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ? नहीं। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। लेकिन हमें फ़ी चाहिए और हमें पैसे का ज़रूरत, हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट ने क्या किया? लोगों पे टैक्स लगा दिया, तो टैक्स से पैसा आया। तो क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हुआ? नहीं। गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ? नहीं। तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। फी, फाइन, एस्टीट, अभी हम लोग जितने भी चीज़ पढ़े हैं ये सब गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट देखिए कैसा होता है। कैपिटल रिसिप्ट, दोज रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच, या सिंपल दोज रिसिप्ट लिखिए, विच एन हटा दीजिए, आइदर रिड्यूस एसेट, या तो उसके चलते एसेट रिड्यूस हो रहा है और इंक्रीज लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। इसका एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। जब इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी तो पैसा तो आया, बट लोन लेने से एसेट तो नहीं घटा, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो एग्जाम में एक ये पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, उसके पहले हमने आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का थ्योरी क्वेश्चन भी करवा दिया है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी याद कर लिए हैं। अब जो भी चीज़ हुआ ये 3 क्लास में कंप्लीट हो गया गवर्नमेंट बजट का। हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कुछ नोट्स भी भेज देंगे, कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल भी भेज देंगे, उसका प्रैक्टिस कर लेना है एक बार। और हो सकेगा तो एग्ज़ाम से पहले एक बार हम आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन का 10 मिनट का एक वीडियो और डाल देंगे। इतना करने से गवर्नमेंट बजट अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशंस को प्रॉपरली याद करना होगा। आप बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग जो होना चाहिए डेफिनेशंस टाइप का चीज़ को किताब के लैंग्वेज में लिखने से इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गवर्नमेंट बजट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, इस टॉपिक पे एक डिस्कशन करेंगे जिसका वीडियो कल डालेंगे। क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, जिसको कि मॉनेटरी पॉलिसी भी हम कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी और एक जगह का और टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का, उसका डिस्कशन करेंगे। कल ही वो सारा वीडियो डाल देंगे। अब थोड़ा वीडियो का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, और आप लोग अच्छे से वीडियो को सुनते रहिए, बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।